जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप है किसान कार्यशाला में। हम लोग पूरे भारत में गांव-गांव जाकर के चौपाल लगा रहे हैं। स्पेशली ये मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा पैतृक क्षेत्र है, मेरे घर का क्षेत्र है पूरा बिजनौर के आसपास का। हम इस समय मुजफ्फर जिले के जानसर तहसील में आपका एक परिचय भी कराएंगे। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता नहीं हर वीडियो में, तो मैंने कई किसानों के साथ देखा बेचारे, जब आप वीडियो चलाते हो ना मोबाइल में, तो नीचे की तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, घंटी जहाँ घंटी होती है, वो घंटी वाले बटन को ऐसे दबा देना है। किसान हैं, सीधे साधे हैं, भोले हैं, इसका फ़ायदा लोग उठा के और छल के निकल जाते हैं, तो उनको पता भी नहीं चल पाता है कि करना क्या है। भी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया आजकल, मोबाइल तो सब ले लेते हैं, लेकिन हर किसी को उतना जो है पैटर्न नहीं है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, अब आप इसके नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे किसान कार्यशाला लिखा हुआ है, उसको ठीक सामने काले रंग में ऐसे करके सब्सक्राइब लिखा हुआ है अंग्रेजी में, साइड में घंटी जैसी बन रही है, वो घंटी जैसी पे भी और इधर सब्सक्राइब वाले पे भी बटन दबा देना। मेन मुद्दा ये है आज की तारीख का, जो आज वर्तमान की परिस्थिति है कि हम सब इकट्ठा क्यों हुए। इकट्ठा इसलिए हुए कि दवाई डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। टॉप बोरर आ गया इस समय पे गन्ने में, और भी कई समस्याएं हैं। किसान दवाई डालने के बाद वो दवाई डाली या पानी का स्प्रे करा, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये पानी था कि दवाई थी। ज़मीन पे कुछ मार रहा है, लोग घास तक की दवाइयाँ, मतलब ये मान के चलिए आपके कोई रिजल्ट नहीं दे रही। बाजार में इतनी मिलावट है। कुछ लोगों से मुलाकात जब करी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 80% तक मिलावट चल रही है चीज़ों में। अब यार इसको कौन रोकेगा। तो हम सब लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। और किसान कल भी लुट रहा था, आज भी लुट रहा है और कल भी लुटता रहेगा अगर वो जागरूक नहीं हुआ तो। हमारा एक छोटा सा प्रयास है किसानों के लिए कि पूरे भारत में गाँव-गाँव जा कर के लोगों को सही चीज़ें बताई जाएं कि एक्चुअल तरीका क्या है। क्या एकदम से ऑर्गेनिक पे आना सही है, क्या एकदम से केमिकल खेती करना ठीक है, या जिस ढर्रे पे आज खेती कर रहे हैं वो ठीक है। सही क्या है, तो सही को हम लोगों ने जो सीखा पूरे भारत में हज़ारों लाखों लोगों के साथ, वो सही को बताने हम लोग गाँव-गाँव निकले हैं। और इसी कड़ी में आज हम मुजफ्फरनगर ज़िले में हैं। एक छोटा सा परिचय और उसके बाद फिर अपनी बातचीत चालू करते हैं। भैया जी नमस्ते, आपका एक छोटा अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं बोबी चौधरी, गांव मेहल की, जिला मुजफ्फरनगर, डिस्ट्रिक्ट तहसील जानसठ। और ये मेरे हमारे सब किसान भाई, बड़े ताऊ, सब छोटे भाई सभी हैं। और आपका एक छोटा सा परिचय। ताऊ जी आपका नाम क्या है? नईम खान। अब कितने साल हो गए लगभग खेती करते हुए? सारी बड़ी हो गई हमें तो। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, नींद बहुत शानदार वाली है। आपका नाम क्या भैया? रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी। खिजर मोहम्मद सिद्दीकी। कमर सैन जी। गंगावीर। राजीव। शोवीर। राज सिंह जी। मामचंद। मामचंद जी। ये नाम बड़ा फेमस है, मामचंद। ये हर 100 में से 20 आदमी का है। योगेश कुमार। अंकित महल की। दिनेश महल की। महावीर सिंह। किसान की स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में वो ये मान के चलो कि अपनी बात को पूछते भी डरता है। ना तो वो दुकान वाले से पूछ सकता, डर लगे उसे पूछता हो कि कल को ये वो भी दवाई नहीं देगा, दवाई नहीं देगा, मैं क्या करूंगा। और जैसे कोई डॉक्टर साहब आ गया कहीं, तो उसको तो सुभान अल्लाह, वो तो पूछे ही मत। वो तो अपनी अपनी सुनाएगा कि 1975 से लेकर उसकी कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी है। सारे दुनिया की दरिद्रता जो इतनी थी वो इसी भाई ने दूर करी। तो हम लोगों को गुमराह कर दिया लोगों ने। अब किसी को कुछ पूछना होगा तो ये माइक है, आप लोग रख लो अपने पास। अगर कोई ऐसा, आप इसको ऐसे लगा लो, अगर कोई भी करेगा तो आप हाथ में ले लेना, ठीक है। आप लोगों की आवाज़ आती जाती रहेगी। मोटी मोटी 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, फिर अगला वाला बड़ी मीटिंग में करेंगे। जब दोबारा से करेंगे ना, तो फिर उसमें बड़ी में रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो खाद, पहली बात आती है, सबसे पहली बात कि खेती जब करने चलते हैं, आप लोग सारे काम करते हो, लेकिन फसल लगाने के बाद उसमें से कुछ काम अगर फसल लगाने से पहले करते हो, जैसे ये नेता इलेक्शन से पहले गांव-गांव गाड़ी, भाई साहब रेल बना के फेंक दी इन्होंने, पूरे गांव-गांव की गली आट के फेंक दी। अगर इनमें से 20% विजिट भी अब हो जाएं हारने के बाद या जीतने के बाद, तो भाई साहब अगली बार कैंडिडेट पक्का। मैं गलत कह रहा हूं? तो अगर हम ये 20% पैसा, जो 80% पैसा खड़ी फसल पे खर्च कर रहे हैं, अगर फसल बोने से पहले खर्च कर दें तो ये 80% पैसा खर्च ही नहीं होगा।
जो आदमी साल भर तुम्हारी सेवा करेगा, 5 साल मदद करेगा, बीच बीच में आके पूछेगा कि भाई क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, तुम्हारे महल की में सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, कहाँ मस्जिद टूट गई, कहाँ मंदिर टूट गया, उसमें थोड़ा सीमेंट लगवा दूँ, गुंबद बनवा दूँ, या किसी का दुख दर्द दूर, उसे उसे जरूरत पड़ेगी क्वार्टर देने की या बोट बोट के लिए किसी को कुछ राशन पानी देने की, अपने आप बोट मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर हमने खेत की मिट्टी की जांच कराई, हम लोग मिट्टी की जांच कराते ही नहीं, पता भी नहीं, एक आध कोई करा भी ले तो ना छोड़ पर वो क्या रखा, दूसरा टांग अड़ा दे, वो पन्नी वहीं फेंक दे, फिर खेत में किला ना जा रहे दूसरा रहने। एक आध आदमी अगर करान भी लगे ना, ओहो ये मामचंद ही बनेगा अंग्रेज, तू करावागा मिट्टी की जांच, जा चला जा, कुछ भी ना करता वो तेरे तो 400 रुपये ले लगा फ्री में। मामचंद कहेगा यार भक्त इससे तो 4 क्वार्टर आगे मेरे इसमें, मैं ना करा रिया, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम लोगों ने वो खेती की तरफ से मन तोड़ लिया अपना, यार मिट्टी की जांच नहीं, जबकि मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच हमें ये बताती है कि मेरी औकात क्या है। जैसे अपना खाता बैलेंस देखना, तो तुम्हें पता रहेगा खर्चा करने के पहले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व पूरे होते हैं, उसके बावजूद भी हम जबरदस्ती उसमें डाले जाते हैं, तो उनकी अधिकता से क्या होता है, एसिडिटी बनती है, टॉक्सिसिटी बनती है अंदर ज़मीन के, और फिर वो जहर के रूप में तब्दील होता है। मतलब मेरे पेट में खाना पड़ा हुआ है, वो पचा नहीं, ऊपर से फिर खा लिया, तो अब क्या होगा, सड़ेगा, सड़ते 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 एक दिन आंत में इन्फेक्शन होगा, मामला खराब हो जाएगा, धीरे धीरे ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा। ऐसे ही होता है, खेत में भी यही हो रहा है। हमारे खेतों में बीमारियां इसलिए लग रही हैं कि हम अगर 1962 से और अब तक अपने खेतों में पड़े हुए रासायनिक रासायनिक खाद की कल्पना करें कि आपने 5 बीघे जमीन में तो जी तो सो जान दो थोड़ी देर मामा को, ये वीडियो में आपकी आवाज पूरी। तो आपने इससे क्या है, मेरा फ्लो टूट जा, मैं चीज़ों को समेट के लाता हूँ एक तरफ से, वो बीच में जैसे झाड़ू मार रहे हैं कोई आदमी आ जा, 4 पैर लगा के चला जा, तो फिर दोबारा वहाँ से झाड़ू मार के लाओ। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग मिट्टी की जांच से हट गए। पहली बात, हमारा जितना भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं 1962 से अब तक का अगर हम जोड़ लें, तो आप कभी जोड़ के देखना इतनी मोटी लेयर बन जाएगी ज़मीन के ऊपर, और उसमें से 80% हमारा आज तक गया ही नहीं। आपने क्या नाम बताया था भैया अपना? अंकित भाई, आप तो पढ़े लिखे लड़के हो नए वाले। 80% फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्या है, ना तो पौधे को मिलेगा, ना वो जमीन से कहीं जाएगा, वो जमीन में पड़ा हुआ है। मतलब आपके हाथ में एक ऐसी चीज चली गई और ना तो गल सकती ना निकल सकती, और ये हर बार जा रही है, हर रोज जा रही है, तो ये क्या करेगी, आपका पेट खराब करेगी कि नहीं करेगी? तो हमारी जमीन को खराब कौन कर रहा है? जितना रासायनिक फर्टिलाइजर है उसको, और अच्छा क्या रासायनिक फर्टिलाइजर खराब है? पहला सवाल। हर आदमी आपने देखा होगा गाली देने पे लगा हुआ है जबरदस्ती केमिकल कंपनियों को और रासायनिक खादों को। नहीं, ऐसा गलत है यार। आप लोग को स्कूटी चलाने नहीं आती, बस समझे मेरी बात, जो शुरू में बात हुई थी। रासायनिक फर्टिलाइजर या दवाइयाँ खराब नहीं हैं, हमें उन्हें देने का तरीका नहीं पता है, और हमने इतनी डोज बढ़ा ली कि अब उनके जो वास्तविक उन्होंने बना के दिया है जिसलिए वो काम ही नहीं कर रहे। हमने 5 गियर अगर स्कूटी में हैं, पहले स्कूटर में आते थे तो सीढ़ियों के 3 गियरों के तारी तोड़ दिए, सीधा टॉप गियर है हमारे पास। अब टॉप गियर में कोई तो चला रहा है, ज्यादातर गिर रहे हैं मुंह के बल। तो दवाई की डोज सीधी आधा ml पर लीटर थी, सीधी 50 ही कर दी। बॉबी ने बताई 25, मैंने नौकर को बताया 35, नौकर बोला 35 में क्या होगा। वो भाई अपने क्वार्टर के पैक के हिसाब से बना रहा कि इतने में क्या होगा, और तुम चले गए घर के स्प्रे कर दिए, तो सत्यानाश तो करेगा ये भाई। अब होता क्या है, ये डोज बढ़ती कैसे है? जैसे इस बार कीड़ों के ऊपर आपने कोई स्प्रे कर दिया तो कभी भी 100% नहीं मरते, चाहे 2 बचे, 4 बचे, 5 बचे। अब ये जो कीड़ा है इसके अंदर आदमी वाला सिस्टम नहीं है, ये मरने से पहले अंडे जरूर देखा जाता है। तो ये जिनके ऊपर स्प्रे हुआ या जिनको मरने में भी 2-4 दिन लगे, या जो झेल गए कहीं पत्ते के ऊपर नीचे कहीं, तो ये जो अंडे देंगे ना अगली बार, उनके जो बच्चे आएंगे, तो जितनी मात्रा आपने इस बार डाली थी 20 ml की या 30 ml की, ये उसकी रेजिस्टेंट पावर लेके पैदा होंगे। समझ रहे हो? कोरोना आपको ना हो रही है, रेजिस्टेंट पावर ले ली लोगों ने उसके खिलाफ।
अब उससे तगड़ा कोरोना चाहिए तो हमारी पूंछ उखाड़ पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा कुछ। तो वो जो अंडे हैं, जो बच्चे बनेंगे, अब वो 20 ml से नहीं उसका कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे, अगली बार 30 डालेंगे, अब फिर 5 बचेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 35 डालेंगे। मतलब डोज बढ़ती चली जाएगी। एक चीज दिमाग में डाल लो, तुम दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं कर सकते। इंसान की एक आदत है, जो उसको पसंद नहीं है वो उसको खत्म करना चाहता है। ये इंसानी स्वभाव है। जो मुझे पसंद नहीं मैं उसे देखना नहीं चाहता। खत्म कर दो इसको, घास को खत्म कर दो, कीड़ों को खत्म कर दो, सब कुछ खत्म, मैं रहूं। उसी चीज ने हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां हम खड़े हैं वर्तमान में। तो डोजें बढ़ती चली गई, खादों की डोज खादों का भी यही हुआ। 80% जमीन में पड़ा है। अब वो पड़े 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 मिट्टी की संरचना खराब हो गई। संरचना समझते हो, डील डॉल। जैसे मैं खड़ा हूं तो आपको लग रहा होगा नहीं यार ये रिटायर फौजी है, बॉडी से तो लग रहा है। तो ऐसे ही मिट्टी की संरचना होती है। अगर मैं ही पूरा इतने इतने हाथ होते, चलते फिरते भी गिरता तो कहते हैं यार यो करा फौजी। तो मिट्टी की संरचना खराब हो गई, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी के कण होने चाहिए, बायोमास होना चाहिए। उसकी जगह में हमने फर्टिलाइजर घुसा दिया और वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जो ध्यान दिया वो इस चीज पे दिया कि ये 80% को डिजोल्व कैसे करें, मतलब घोल कैसे दें। भाई हमारा हम 8-10 कट्टे लेकर आए, हमने 10 कट्टे खेत में फेंक दिए, अभी हमारे 8 कट्टे बेकार जा रहे हैं। हम लोगों का जो ध्यान गया वो इस बात पर गया कि ये जो बेकार पड़ा इसको अगर घोल दें तो मजा आ गया। फिर किसान 10 कट्टे नहीं डालेगा। अभी तो 2 ही कट्टे तो डाले रहा हूँ कायदे में, तो 8 तो बेकार ही जा रहे हैं। अगर ये 8 भी घुल जाएं तो फिर कितने कट्टों की जरूरत पड़ेगी, 2 की, और 8 कट्टों के पैसे बच गए। सही बात। इसका क्या तरीका है, तो आप जो रासायनिक खाद दुकान पे से लेके आते हो और ले जाकर के सीधा फेंकते हो, ये डायरेक्ट बनाने के लिए नहीं बनाए। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो बाजार से हम खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, पहले उसको रसोई में बनाते हैं, कुक करते हैं। रसोई में बनाने के बाद फिर वो हमारी थाली में आता है और फिर हम उसको खाते हैं। अगर डायरेक्ट मैं यहाँ महल की आया था, आप डायरेक्ट मुझे जो है वो उड़द चावल कच्चे, 2 सूखी मिर्ची और 2 नमक के डले, 2 चम्मच तेल, और मुझसे कहते राहुल भाई रोटी खाओ, तो क्या वो सही था? अगर खाता तो क्या मैं पूरा खाना खा लेता? और अगर पूरा खाना खा भी लेता तो क्या कितने दिन जिंदा रहूंगा इस स्थिति में? अब क्या हुआ कि मैंने मना किया, मैंने बोला बॉबी भाई मिर्ची लग रही, इस तरीके से नहीं खा सकता, नहीं पच रहा है, उल्टी भी आ रही। तो बॉबी भाई ने क्या किया, मेरे हाथ और बांध दिए पीछे, तो पकड़ बोला इसको साले को, मुंह खोलो इसका, नहीं खा रहा है, 250 ग्राम नहीं, आधा किलो चावल डाल। हमने जमीन का क्या करा, वो बेचारी बोलती तो है नहीं, 1 कट्टा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि इस बार 1 कट्टा डीएपी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो तुमने क्या किया, मैं किससे कम थोड़ी हूँ, 2 कट्टे ला। यही हुआ, आपने 2 डाले, 2 में रिस्पॉन्स नहीं आया, 3 डाले। यहाँ रुकने की जरूरत थी और यहाँ ये सोचने की जरूरत थी कि ये जो गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ तो, इसको समझो, मेरे खेत में क्या चल रहा है, मेरा फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। हम लोग रुके नहीं और हम लोगों ने क्या किया, जैसे बाजारू खाने पर निर्भरता अपनी बना दी। ये जो फर्टिलाइजर आए थे ना 1962 के आसपास में, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मैंने तो सुना और पढ़ा ही है। ताऊ जी आप तो उस समय, आप भी थे नहीं थे उस समय 62 में, जब ये आए थे तो बोलते थे कि 2 किलो से ही मजा आ जाता था, है नहीं? और अभी जो है 2 कुंटल से ही मजा नहीं आ रहा है। उस समय जमीन में जान थी, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा थे और हमारे मित्र जीवाणु खूब थे जमीन में, तो उस समय 2 किलो भी कहीं डाल देते तो ऐसी लंबी लंबी बाल बैठती थी गेहूं की, बहुत बढ़िया वाला आता था, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उस समय हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी, पब्लिक ज़्यादा थी, तो हम में से 7 आदमी तो पेट भर लेते थे, 3 आदमी या तो कम खाते थे या भूखे रहते थे, कुपोषण के शिकार थे। उससे दूर होने के लिए हरित क्रांति को लाया गया। हरित क्रांति का मकसद था कि अगले 25 साल तक हम इन फर्टिलाइजरों का सीमित मात्रा में प्रयोग करेंगे और अपने देश में जो खाद्यान्न की कमी है इसको ठीक करके बाद में इनको बंद कर देंगे। 1984 मेरे जन्म के आसपास इनको बंद होना चाहिए था, ये तो पूर्ण रूप से रासायनिक फर्टिलाइजर को। लेकिन वो लत बहुत बुरी चीज़ हो भाई साहब, कभी कभी पैक में मजा तो आने लगा, अब वो बंद छुटती नहीं, फिर बोतल पर जाके जब किडनी खराब हो जा तब जाके वो छुटती, या फिर चिवाड़ों में जाके कब्रिस्तान में छुटे, ज़्यादातर का तो यही होता है। तो हम वो कब्रिस्तान के उस पर बैठे, हमारी किडनी खराब हो गई, दोनों पी गए, वो स्थिति हमारी बन रही है फर्टिलाइजरों में।
तो जैसे हमारा शरीर है, जिस तरीके से हमारा शरीर है वैसे ही जमीन भी है। तो जमीन को शरीर के हिसाब से देखना चाहिए हमेशा, कभी भी। हम लोगों ने क्या किया, ये जो 7 आओ चदा राम नाम था बैठो, तो ये जो 7 आदमी खाना खा रहे थे और 3 आदमी कुपोषण का शिकार थे, या इनको सही से भोजन नहीं मिल रहा था। हमने क्या किया कि इनके लिए थोड़ा सा इसको ऐसे रिलेट करते कि आप यहाँ पे हम 20-30 आदमी हो गए। अब बॉबी भाई ने व्यवस्था कर रखी थी यहाँ पे 20 आदमी की, 5 आदमी फालतू हो गए। तो बॉबी भाई ने लड़के को बोला कि यार तो बेइज्जती हो जाएगी, दाल चावल तो कम बनाए। बोला पापा एक काम करो, एक कप समोसा साथ में दे दो, तो रोटी कम खाएंगे तो पूरा पड़ जाएगा। तो वैसे ही रासायनिक फर्टिलाइजर को थोड़ा सा ऐड किया गया था, इतना सा। बाकी तो हमारी जमीनों में बहुत था कि थोड़ा सा दे दो उपज बढ़िया हो जाएगी, थोड़ा एक समोसा ऐड कर दो। अब ये समोसे की लत ऐसी लगी भाई साहब कि अगली बार बॉबी भाई ने बोला, बॉबी भाई की मेम साहब ने बोला कि पिछली बार 15 आदमी में काम हो गया था, एक काम करो 2-2 समोसे और ले आओ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब बॉबी भाई ने अगली बार क्या बोला कि यार 2-2 समोसे के साथ एक काम कर, थोड़ी थोड़ी कचौरी और बढ़ा दे, एक कोई बात है पैसे दे देंगे, उसका बनाने से बच रहे हैं, ये भी कौन सा फ्री बन रहा है, तेरी मम्मी परेशान हो जा। अब बॉबी भाई क्या करते चले गए कि ये बाजार का खाना बढ़ाते चले गए और घर का खाना कम करते चले गए। अब एक दिन यहाँ पे केवल बाजार से खाना आ रहा है और हम रोज खा रहे हैं लोग। अब बाजार का खाना खाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, बिल्कुल भी नहीं बना। समझ में आ रही मैं जो समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ किसानों की भाषा में, क्योंकि हमारी समझ में कोई ऐसे हमें समझाता ही नहीं जैसे हमें समझना चाहिए। सही बात। वरना ये 2 मिनट में खत्म कर देता मैं केस की बॉन्डिंग तोड़ कर दे दो खेत में, कहानी खत्म। एक ही लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन को इतने बड़े विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि गेम क्या चल रहा है, जो शायद आपको इस तरीके से नहीं समझा होगा किसी ने आज तक। तो ये जो बाजारू खाना था ये बढ़ता चला गया, मतलब रासायनिक फर्टिलाइजर हम बढ़ाते चले गए, और घरेलू चीजें जैसे गोबर की खाद, खेत की चीज खेत में, सरसों की खली, गुड़, चावल का मांड, उपलों का पानी, पत्ती का लाल पानी, नमक का पानी, थोड़ा सड़े हुए फलों का पानी, धुमन धामन का पानी, धुमन धामन समझते हो, बिजनौर में बोलते हो, घर में औरतें बर्तन धोती है, उसका पानी। हम लोगों ने आसान जिंदगी ढूंढ ली, कट्टा लाओ साला फेंक दो, लफड़ा खत्म, कौन चक्कर में पड़ेगा इसके। अब करते करते इस पेट को एक दिन कवच पकड़ लिया भाई साहब, समोसे कचौड़ी भरे पड़े, ना नीचे को निकल रहा ना उल्टी आ रही, इनो पे इनो खाए जा रहे हैं। अब भाई साहब अब इनो बेचने वाले आ गए, कोई तुम्हारी आंत हो गई अब जाम, जमीन हो गई बेकार। अब इनो बेचने वाले आ गए कि मेरी कंपनी का इनो है साहब, ये तुम्हें एसिडिटी खोल देगा तुम्हारी टॉप वाली, ये 6 सेकंड में आराम करेगा। 6 सेकंड में आराम करेगा। कोई इनो मतलब मैं नाम ले रहा हूँ, कोई किसी दूसरी कंपनी वाला आ गया गैस की दवाई लेकर, कोई तीसरी कंपनी, कोई लोगों को पता ये नहीं बता रहा कि कवच कैसे टूटेगा सही तरीके से। कि भैया सुबह उठ गर्म पानी पी, 2-4 किलोमीटर पैदल चल, तेरे खेत में फावड़ा चला, ऐसे करके ये खोद 4 दिन में कवच टूट का बाहर। गर्म पानी पी, थोड़ा गुड़ खा, रात को खाना मत खा, गुनगुना दूध पी, ये चीज़ों की जरूरत थी, लेकिन साले सीसी बेच रहे हैं, समझ रहे हो। अब वो हमारा कवच नहीं टूटा तो जमीन का भी नहीं टूटा, और हमारे आंत के ऑपरेशन की बस्ट होने की नौबत आ गई। ऐसे ही आज खेत की है। आप लोग को नहीं समझ आ रहा है बीबी के दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही। भैया कमजोर आदमी के शरीर पर खुद दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती, दवाई भी मजबूत आदमी पे काम करा। आपने देखा होगा अगर आप शरीर मजबूत है तो 3 खुराक लेने जाओ, 1 पुड़िया में मामला फिट हो जा, 2 तो रखी रहे वो ताक में गई, फिर खा लूंगा। किसान की आदत हो या ट्यूबवेल में मोड़ कर रख देगा कि यार बुखार ठीक हो गया, फिर खा लूंगा, रख ले थोड़ा महंगी। और कमजोर शरीर होगा तो 3 दिन की ओर लाओगे। गलत बता रहा हूँ मैं? सही बात। ऐसे ही खेती में सिस्टम है, अगर जमीन में जान नहीं है तो महाराज दवाई पर दवाई कितनी मारे जाओ, कुछ होने वाला है नहीं। और ना जमीन को दवाइयों की जरूरत इतनी है, हमने जबरदस्ती डाल दी। अगर वो समोसे जो बॉबी भाई शुरू में लाए थे, उन समोसों को कभी कभी रखते जरूरत पड़ने पे और भाभी खाना बनाती तो किसी का पेट नहीं खराब हो पाता, सारे सही रहते। लेकिन बॉबी भाई ने सोचा यार छोड़ मिया, मेरी इल्लत कटा, इन्हें तो रोज ही खवानी, समोसे लिया, दे समोसे दे पेप्सी, हमारा कांड कर दिया उन्होंने। ये कौन थे? ये हमारे शीर्ष लोग थे, नेतृत्व करने वाले, जो हमें समझा रहे थे उस समय में। अगर किसान को सही ट्रेनिंग दी गई होती और उसको बताया गया होता कि तुमने इतनी ही मात्रा में इस तरीके से इन चीज़ों को प्रयोग करना है, और किसान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जैसे हम फौजी लोग समझते हैं
आज हम यहाँ बैठे हैं। कभी ऐसा भी टाइम था कि मेरे घर में शादी थी, कल बारात जा रही है और आज शाम को मैं बैग लेके जा रहा हूँ। रिश्तेदार पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है, कि बस आज तक की छुट्टी थी। वो दिल कितना मजबूत होता है कि कल बारात जाके साला मैं ट्रेन में हूँ, धकड़ पकड़ में रोटी खाऊंगा वहाँ बैठ के। तो अगर किसान अपनी जिम्मेदारी को उस समय समझ गया होता कि मेरी इस खेती को लेके ज़मीन से मैं पूरे देश का पेट पाल रहा हूँ, आप लोग कोई आम लोग नहीं हो, अपने को हल्के में मत लिया करो। धरती को पाल रहे हो आप। अगर उगाना बंद कर दो, किसी वजह से मन में आ जाए कि मैं तो अपने मेरे एक घर का खर्चा है 5 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल चावल, 1 कुंटल अरहर, बाकी मैं 1 साल का राशन इकट्ठा करके अगले 1 साल जमीन बंजर रखूँ, कोई मेरी पूछ पाड़ लगा क्या? मेरी मर्जी को किसी की हिम्मत है मेरे खेत में आकर ट्रैक्टर चलवा दे? अगर ऐसा सोच ले किसान तो भाई साहब तो भूखमरी आ जाएगी। हम टूट टूट के भी उगा रहे हैं लोगों के लिए। हमें सांप काट रहा है, हम मर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जा भी है, हमारी सोच भी टूट रही है, हमारे घर में मौत भी हो रही, डेड बॉडी भी है, तो हम डंगरों को पानी पिला रहे हैं। तो किसान, इसीलिए दोनों की जय बोली जाती है। तीसरे की जय देखिए किसी की, जय जवान जय किसान, तुम्हारी और हमारी, बाकी सब जय श्री राम, कोई किसी को पूछता नहीं। तो मेन बात ये थी कि किसान को जिम्मेदारी से हटा दिया, उसकी उसे दिखा दिया कि सुन मेहनत नहीं करना यार, चक्कर मत पड़, ये करो डाल। अब बात आती है कि साहब ये आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं यहाँ से बाहर कैसे निकले? यहाँ तक समझ में आया कि हम यहाँ आए कैसे, फंसे कैसे इस चक्रव्यूह में, हमें फंसा दिया। अब निकलेंगे किस तरह? निकलेंगे इस तरह कि हम लोग जो भी रासायनिक खाद ला रहे हो, आप देखो एकदम से मत छोड़ो कुछ भी चीज़ें। आप जो भी आज दवाई यूज कर रहे हैं, वो मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, जागरूकता वाली। आप यहाँ चढ़ गए ऊपर, अब वहां से मैंने आपसे बोला कूद जाओ, मैं नीचे खड़ा, तो आप डरते डरते अगर 10 आदमी ऊपर से कूद भी गए, वो है रासायनिक खेती, आज वहां पहुंच गए, अब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, और ऊपर काम चल नहीं रहा है, नीचे आना ही पड़ेगा क्योंकि जमीन से जुड़ना ही पड़ेगा। तो उसमें से मैंने कुदाए, 8 आदमी की टांग टूट गई, टूट ही जाएगी, नहीं तो चिनकवा तो आएगा ही, मतलब कुछ ना कुछ तो मोच वोच कुछ होना ही है गड़बड़। 3 कूद जाएंगे। ये है ऑर्गेनिक खेती आज की। एकदम से रसायन कल से यूज नहीं करूंगा, जोश में आए, कोई शिविर उबिर में गए, एकदम टनटनानी वाली वो सुनी स्पीच, और कल से मैं यूरिया डीएपी डालने बंद, और भैया तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा गिरेगा कि उठने का भी नहीं, तेरा गेहूं जितने डालने उतने ही बाहर नहीं आने के। 1 एकड़ गेहूं में, 5 बीघे गेहूं में 66,000 रुपए का खर्च होता है। सहारनपुर में जुड़वाया हूं कैमरे के सामने। जमीन की कॉस्ट तो तुम जोड़ते ही नहीं कभी। 25 कुंटल का बीघा चल रहा है, 375 से गुणा कर दो, 1 बीघे का। अरे मोट कॉमन सी बात बता रहा हूँ, 780 रुपये महीने का खर्चा है, 780 रुपये का किराया है 1 बीघा जमीन का, 1 महीने का। 5 बीघी जमीन का कितना हो गया? 3500 रुपये महीना। गेहूं कब लोग खड़ा रहे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कटे, 6 महीना कितना किराया हो गया? 30,000 रुपये। तो 30,000 तो हमारा किराया, उसके बाद गेहूं की बुवाई, ये पानी का किराया, उसके बाद 4 बार पानी काटने जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से, वो 2 बार फावड़ा लगा पैर में, उसकी पट्टी कराई, वो 1 बार अपना वो ट्यूबवेल में फ्यूज फूके, फ्यूज फ्री के थोड़ी आ रहे हैं, 20 रुपये के हमें कटआउट, साले 2 दिन में खत्म हो जाए। उसके बाद बरसात में 1 बार स्टार्टर भी ले जाऊँ उठा के, वो भी काउंटिंग करो, क्यों ना करने का। उसके बाद लैंडमैन आवे, तार जोड़ने, क्वार्टर मांगे, 100 रुपये मांगे, वो भी जोड़ो। ढोल फूके, उसको रखने आते हैं साले, 200 रुपये मांगे रिश्वत के हरामखोर, वो भी जोड़ो। तो ऐसे करके जब हमने जोड़ा तो 66,000 रुपये बैठे एक उसके गेहूं के। और जब गेहूं निकला तो गेहूं निकला 1 एकड़ में, बढ़िया गेहूं की बात कर रहे तो 20 कुंटल। और 20 कुंटल कितने का हो गया भाई? ये एक आदमी ने मुझे शादी में बहस हो गई थी कि यार किसान को 2200 गेहूं हो रहा, और क्या जान लो। मैं बोला बेटा तू रुक, तेरे कपड़े तारू में। मैं उसे पकड़ लिया, रोटी रोटी दे छोड़। फिर मैंने उसे डायरी पेनर वो लेके पूरा हिसाब जुड़वाया, वो भागी गया ब्याह में से। मगर तू जान कभी तेने खेती ना करी जिंदगी में, इधर बैठ। तो 66,000 रुपये लगते हैं 1 एकड़ गेहूं को पैदा करने में। अब 20 कुंटल गेहूं कितने का हो गया? 40 हो गया? 45 का मान लो। 20 कुंटल भूस हो गया। भूस कितने का हो गया? 5-6 मान लो। कुल मिला करके हमें 4 से 5 कुंटल भूस बच रहा था, जो हमने हिसाब जोड़ा था। हाँ जी भाई, 6,000 हम भूस के लिए खेती कर रहे हैं। 60,000 का खर्चा, 6,000 बचेगा। और भूस के लिए भी इसलिए कि डंगर 6 महीने और डंगरों में जो आमदनी हो वो ढो डॉक्टर ले जा जी, और डेयरी वाला ले जा। डेयरी वाला दूध दे बेच रहा 80-90 100, मेरा तो वही ले, तेरे फैट ना रहे भाई। भैया मैं फैट को कहाँ से लाऊंगा इसमें?
मैं मर गया फैट लाता लाता, तेरे फैट ही नहीं आते इसमें। तो किसान का तो जिसे देखो वो मूंड रहा, और मूंड भी अपने ही रहे, सारा बाहर का कोई है नहीं मूंडने वाला, सही बात है। सब अपने हैं, कोई बाहर से आ रहा जी। अब जो हम अब चलो मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अब जो हम ये रासायनिक खाद लेके आ रहे हैं, यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, या कोई से भी हो, पहली बात तो हम लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है जो हाईटेक लड़के अब नई खेती कर रहे हैं।